आपका हमारे चैनल ज्ञान योगी चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में बात करेंगे, तो क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जीवों में पाए जाने वाला प्रमुख जैविक यौगिक होता है। क्या होता है? एक प्रमुख जैविक यौगिक होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तीन अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और सभी जीवों के लिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। पौधे, देखो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और यही ऊर्जा आगे जाकर के क्या खाद्य श्रृंखला जो होती है, जो फूड चेन होती है, ठीक है, वो श्रृंखला के माध्यम से क्या होता है? सभी जीवों में क्या होता है? पहुंचता है, ठीक। यही ऊर्जा जो होती है, यही ऊर्जा क्या होती है? सभी जीवों में फूड चेन के द्वारा पहुंचती है, ठीक। जैसे कि पौधे हैं, ठीक, जैसे कि पौधा है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के थ्रू उसने क्या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया। ये पौधा है, इसने प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस की और इसने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया, ठीक है। अब इसको बकरी ने खाया, ठीक है, बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, तो ये क्या है? एक फूड चेन बनती गई, ठीक, फूड चेन बनती गई। और ये क्या जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ये सभी जीवों में यह एनर्जी लेवल जाता गया, ठीक। सभी जीवों में क्या हुआ? यह एनर्जी लेवल जाता गया। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन, परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट वो जैविक यौगिक है जो रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। क्या होते हैं? या कीटोन होते हैं, या जल अपघटन पर क्या होते हैं? ऐसे यौगिक देते हैं, ठीक है। देखिए या तो फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, ठीक है, या फिर कीटोन होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो क्या होगा कि ये जो होंगे जल अपघटन के थ्रू पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड या कीटोन के यौगिक देंगे, ठीक है। ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र जो होता है CH2O, ठीक। का देखिए एन का मतलब यहाँ पे कितने भी नंबर आप लिख सकते हो, ठीक, जितने नंबर आएंगे उतने यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यह सामान्य सूत्र हुआ कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो चावल, गेहूं, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद, गन्ना, फल, शहद, दूध, दालें आदि क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं जिनको हम लोग अपने दैनिक जीवन में लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण समझेंगे। इसके प्रकार क्या होते हैं? तो सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड ये सबसे सरल यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? ये सबसे सरल प्रकार के यौगिक होते हैं और आगे क्या होते हैं? हाइड्रोलाइसिस द्वारा नहीं टूटते हैं। यह सबसे सरल प्रकार के यौगिक हैं और आगे जाकर के जो हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होगी उसके दौरान यह नहीं टूटेंगे। उदाहरण के लिए आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। महत्व क्या होता है? ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करेंगे, तुरंत ही एनर्जी देंगे और सीधे रक्त में अवशोषित हो जाएंगे। क्या होगा? सीधे रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे डाइसैकेराइड। क्या समझेंगे? डाइसैकेराइड समझेंगे। डाइसैकेराइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। सैकेराइड लिख लेना, डाइसैकेराइड। तो देखिए ये दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे? दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर के डाइसैकेराइड बनने होते हैं। डाइसैकेराइड का मतलब है जहाँ पे दो, डाई का मतलब होता है दो, तो दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर के डाइसैकेराइड बनाएंगे। उदाहरण के लिए सुक्रोज। सुक्रोज किन किन से मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर के सुक्रोज बना हुआ होता है। और लैक्टोज जो होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के लैक्टोज बना हुआ होता है। माल्टोज जो होता है या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के क्या बना हुआ होता है? माल्टोज बना हुआ होता है। तो सब में क्या है? दो मोनोसैकेराइड के अणु हैं, ठीक है। अलिंगोसैकेराइड क्या होता है? तो अलिंगोसैकेराइड में, ठीक है, अलिंगोसैकेराइड में देखिए 2 से 10, उसमें 2 थे, इसमें क्या होंगे? 2 से लेकर के 10 तक, 2 से 10 तक के बीच के होंगे। कहीं में 4 हो सकते, किसी में 5 हो सकते, किसी में 3 हो सकते। ऐसे 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयों से बने हुए होते हैं अलिंगोसैकेराइड। उदाहरण के लिए आपका हो गया रेफिनोज हो गया और स्टैचियोज हो गया, ठीक है, स्टैचियोज हो गया। अब नेक्स्ट समझेंगे हम लोग यहाँ पे पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ठीक। पॉलीसैकेराइड के विषय में समझेंगे पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो देखिए ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें बहुत सी मोनोसैकेराइड क्या होती हैं? इकाइयां जुड़ी हुई होती हैं, इन्हें कहते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए कौन कौन से? स्टार्च में, पौधों में भोजन का भंडारण करेंगे। ग्लाइकोजन होगा, जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण होगा। सेलुलोज होगा, पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक होता है। क्या? सेलुलोज होता है, ठीक है।
अब समझेंगे हम लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। सबसे पहला कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, तुरंत ही एनर्जी हमें देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रमुख स्रोत होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए मस्तिष्क के लिए भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर होते हैं और इसकी कमी से मानसिक थकान होगी, आपको बिना काम के थकान लगेगी, चक्कर आएंगे और एकाग्रता में कमी होगी। कोई चीज़ कहीं रख दोगे तो याद नहीं रहेगा आपको कहाँ रखी है आपने, और क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे, मानसिक थकान रहेगी, हर समय थका थका, जैसे कि चल रहे हो एकदम लूज हो रहे हो, एकदम चल रहे हो जैसे चाल में कोई एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, तो मानसिक थकान होगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब दिमाग ही सही से नहीं काम कर रहा है, दिमाग ही थका हुआ है, तो क्या करेगा काम करने का मन। ठीक है, तो अब ऊर्जा का भंडारण क्या है, तो जितना हो सके उतना ग्लूकोज लीजिए। जब ऐसी लक्षण है तो ग्लूकोज ज़्यादा लीजिए। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा का भंडारण क्या है, अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में क्या होता है, संग्रहित होगा। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होगा जिसकी में जरूरत नहीं होगी वह क्या ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। प्रोटीन की बचत, ठीक, प्रोटीन की बचत। तो देखिए यदि आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट हो तो प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के लिए नहीं होगा। ठीक है, अगर पर्याप्त मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोटीन हमारी बच जाएगी। ठीक, प्रोटीन का उपयोग जो होगा वो ऊर्जा के लिए नहीं होगा और वह शरीर की वृद्धि के लिए वृद्धि करेगी, ऊतकों की मरम्मत करेगी। ठीक है, इसके लिए उपयोग में आएगी। अगर हम लोग सही से कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारी जो प्रोटीन होगी वह कार्बोहाइड्रेट की जगह ऊर्जा उत्पन्न करेगी, तो वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत नहीं हो पाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए वसा के उपापचय में सहायता कैसे करते हैं इसके विषय में समझते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से कीटोसिस उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, कीटोसिस उत्पन्न हो जाता है। अब है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। ठीक है, तो सेलुलोज जैसे रेशेदार, जैसे एप्पल हो गया तो उसका छिलका जरूर खाइए। ठीक है, छिलका जरूर खाइए, छिलके से क्या होता है, खाना पचने में आसान होती है। ठीक, रेशेदार कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया को नियमित करते हैं और कब्ज नहीं बनाते। इसी वजह से कहेंगे ना, जैसे भिगोए हुए चने, मूंग, सोयाबीन के बीज होते हैं, ये जरूर खाने चाहिए। डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और मोटापा भी नहीं बढ़ता है। आप समझेंगे संरचनात्मक कार्य क्या होते हैं। तो देखिए सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कि शरीर तापमान को बनाए रखना, शरीर तापमान को बनाए रखना। तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ऊर्जा उत्पादन द्वारा शरीर का ताप संतुलित रखने में सहायता करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए कमजोरी आएगी, थकान लगेगी, वजन नहीं बढ़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, एकाग्रता में कमी हो जाएगी। तो यह कमी के कारण होने वाले रोग हैं। आप समझेंगे अधिक अगर हो गया, ठीक, कोई चीज देखिए अगर बीच में है, अगर वह नॉर्मल है, ठीक है, तभी वह हमारे लिए उपयोगी। अगर कम हो गई, ज़्यादा हो गई तो क्या होगी, वो नुकसानदायक है। अगर ज़्यादा है, अधिक सेवन, हम कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, तब क्या होगा, आलू खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होगा। चावल खा रहे हैं तो पूरा दिन सुबह शाम तक लेकर के कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन कर रहे हैं, तब क्या होगा, तो देखिए मोटापा आएगा, मोटे हो जाएंगे, मधुमेह हो जाएगा, ज़्यादा मिठाई खाओगे, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाएगा। डायबिटीज़ में क्या होगा, आपको बार बार यूरिन लगेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड में क्या होगी, जितनी शुगर होती है वो सारी यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। ठीक है, हृदय रोग हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा तो शरीर में हृदय रोग जरूर हो ही जाना। अगर शरीर पे मोटापा बढ़ा तो समझ लीजिए आपको आपके शरीर को चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया। ठीक, सारी बीमारियां लग जाती है मोटापा बढ़ने से। ठीक है, तो दांतों की समस्या हो जाएगी आपको। अब निष्कर्ष इसका समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 नंबर में लिखने के लिए आ जाएगा तब हम कैसे लिखेंगे, तो ये 1 नंबर के लिए टिप्पणी है लिखने के लिए। अगर जैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट मानव आहार का एक आवश्यक घटक है। संतुलित मात्रा में इसका सेवन शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और क्रियाशील बनाए रखता है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए कार्बोहाइड्रेट का उचित संतुलित सेवन आवश्यक होता है। ठीक है, भोजन में कहेंगे 1:2:1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट आहार में। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।